स्टूडेंट्स, मैं राहुल सर आप सभी का माइंड वर्क क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम साइंस का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो हमने पिछले चैप्टर में थोड़ा सा पढ़ा था उसी के आगे और पढ़ेंगे। हमने पिछली क्लास में केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन क्या होती है ये पढ़ा और केमिकल रिएक्शन हुई है इसका कैसे पता लगाया जाता है, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, इसके बारे में हमने कल पढ़ा था। आज हम आगे और जानेंगे कि व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। हमने कल केमिकल रिएक्शन के बारे में जाना था, आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। सो chemical equation is a symbolic representation of a chemical reaction. केमिकल इक्वेशन क्या है? It is a symbolic representation of केमिकल रिएक्शन। मतलब क्या हुआ कि अगर हमारी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, तो उसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं तो ये हमारी क्या कहलाती है? केमिकल इक्वेशन कहलाती है। अब केमिकल इक्वेशन दो तरीके से लिखी जा सकती है। पहली है वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन का क्या मतलब हुआ? वर्ड इक्वेशन का मतलब है कि आप जो इक्वेशन है उसको वर्ड के फॉर्म में लिखते हैं, वर्ड्स के फॉर्म में लिखते हैं। और वर्ड के फॉर्म में कैसे लिखते हैं? जैसे कल हमने एक रिएक्शन के बारे में बात किया था जिसमें था हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन और इसके बाद बन रहा था हमारा वाटर। ओके, तो इस तरह की अगर इक्वेशन है जिसको हम वर्ड्स के रूप में लिखते हैं तो इसे हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड वर्ड इक्वेशन। ओके, इसको हम बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। ठीक है, बट हम यहां पे एक चीज ये पाते हैं कि वर्ड इक्वेशन जो है वो थोड़ा हर जगह पर क्लियर नहीं होती है, आपको सारी इंफॉर्मेशन नहीं देती है, पूरा डिटेल नहीं देती है। कितना वाटर, कितनी हाइड्रोजन लग रही है, कितनी ऑक्सीजन लग रही है, कितना वाटर बन रहा है, इसकी पूरी जानकारी नहीं देती है वर्ड इक्वेशन सिर्फ जनरल फॉर्म में है वो बता सकती है, बट इसके अलावा पूरी डिटेल्ड जानकारी आपको वर्ड इक्वेशन नहीं देती है। और अगर वर्ड इक्वेशन आपको पूरी डिटेल जानकारी नहीं देती है और दूसरी चीज साथ ही साथ ये लिखने में इसको टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग है। पहली बात इंफॉर्मेशन पूरी नहीं दे रही और दूसरी चीज इंफॉर्मेशन के साथ साथ आपको टाइम कंज्यूमिंग भी ज्यादा है, टाइम काफी ज्यादा ले रही है। इस वजह से वर्ड इक्वेशन जो है वो हमारे लिए उतनी ज्यादा यूजफुल नहीं होती। तो फिर हम दूसरा तरीका यूज करते हैं, हम इसको सिंबल्स के फॉर्म में लिखते हैं। जो हमको पता है ये हमारे क्या हुए, रिएक्टेंट्स हुए दोनों, और ये हमारा प्रोडक्ट निकला था। ठीक है, तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के केमिकल फार्मूलाज जो है हम अगर उनके फॉर्म में लिखते हैं तो उसे हम बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। जैसे यहां पे हमने जो कल लिखा था H2 प्लस O2 दैट इज इक्वल टू H2O, और ये हमारी है क्या कहलाती है? स्केलेटल
केमिकल इक्वेशन। ओके, तो ये हमारी क्या कहलाती है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहलाती है। अब स्केलेटल केमिकल इक्वेशन जो है ये, इसमें एक कमी होती है, ये अच्छी इक्वेशन है, ये मेनली यही यूज होती है, बट इसमें थोड़ी सी कमी है। और इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट आएगी वो है हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और वो मेन हमारी केमिकल इक्वेशन होती है। पहले इसको समझते हैं। देखिए हाइड्रोजन, अब एक चीज समझिएगा कि अगर कोई भी केमिकल इक्वेशन आपको लिखनी है तो उसके लिए हमारे पास तीन चीजें हमको पता होनी बहुत जरूरी है। क्या चीज पता होनी? जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट बन रहे हैं, रिएक्टेंट्स जो आप ले रहे हैं और जो प्रोडक्ट बन रहा है, उसका केमिकल फार्मूला क्या है, ये आपको पता होना जरूरी है। अगर आपको नहीं पता है तो आप स्केलेटल केमिकल इक्वेशन नहीं लिख सकते। दूसरी चीज जो हम ध्यान देते हैं कि जो भी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें हम जो रिएक्टेंट्स हैं, जो प्रोडक्ट है, इनको हम मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखते हैं। किस फॉर्म में लिखते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। बट एक चीज जो थर्ड हमारा पॉइंट है, पहला हमारा हो गया कि हमको इनके सिंबल वगैरह पता होना जरूरी है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होना जरूरी है। जो सब्सटेंस फ्री स्टेट में नहीं रहते हैं, समझिएगा, जो सब्सटेंस रिएक्टिव होते हैं और फ्री स्टेट में नहीं रहते हैं, उनको हम मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखते हैं। ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं तो 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये हम जो लिख रहे हैं, ये किस फॉर्म में लिख रहे हैं? हम मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिख रहे हैं। तो हम जो सब्सटेंस को लिखते हैं वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखते हैं, ना कि एटॉमिक फॉर्म में। पहले दूसरी चीज की इंपॉर्टेंट और ये भी है कि जो हमारा सब्सटेंस है अगर वो रिएक्टिव नहीं है, जैसे इनर्ट गैसेस होती हैं, जो हमारी इनर्ट गैसेस होती हैं, क्योंकि वो रिएक्शन नहीं करती हैं, इस वजह से वो फ्री स्टेट में रहती हैं और वो मॉलिक्यूल नहीं बनाती हैं, वो एटॉमिक फॉर्म में ही रहती हैं। तो उनका जो हम रिएक्शन लिखेंगे, उनका जो सिंबल लिखेंगे, सिर्फ उनको हम एटॉमिक फॉर्म में लिखते हैं, सिर्फ उनको हम एटॉमिक फॉर्म में लिखते हैं। और साथ ही साथ कुछ जो मेटल्स वगैरह हैं, ठीक है, मेटल्स वगैरह हैं, उनको हम एटॉमिक फॉर्म में लिखते हैं। बाकी इसके अलावा जो गैसेस ईटीसी हैं वो उनको हम मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। अब ये हमारी वर्ड इक्वेशन हो गई। वर्ड इक्वेशन ने हमको थोड़ी सी जानकारी दी, पूरी डिटेल लिखने से थोड़ा तो हमको आराम दिया। फिर उसके बाद स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है, इसने हमको काफी जानकारी दी। हाइड्रोजन के देखिए दो एटम्स यूज हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के 2 एटम्स यूज हैं, यहाँ हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और एक ऑक्सीजन का एटम है। काफी सारी जानकारी दे रहा है, लेकिन एक चीज यहाँ पे हमारी मिसिंग रहती है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन में, और वो क्या मिसिंग होता है? वो ये चीज कि स्केलेटल केमिकल इक्वेशन जो है वो जरूरी नहीं है कि बैलेंस्ड हो। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन जरूरी नहीं है कि बैलेंस हो। इस वजह से हम अगला स्टेप जो हमारा होता है वो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का होता है। हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो हम अगला टॉपिक हमारा होगा बैलेंसिंग करने का। अब यहाँ पे एक चीज हम लोग ध्यान देते हैं कि यहाँ पे हमने 2 हाइड्रोजन यूज किया है, 2 ऑक्सीजन यूज किया है। हाइड्रोजन तो 2 है लेकिन ऑक्सीजन सिर्फ 1 है। ऑक्सीजन सिर्फ 1 ऑक्सीजन इधर साइड मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा 2 हाइड्रोजन है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 1 ऑक्सीजन एटम गायब हो गया। और हम जानते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, या कंजर्वेशन ऑफ इंडस्ट्रिबिलिटी ऑफ मैटर, लॉ ऑफ इंडस्ट्रिबिलिटी ऑफ अ मैटर। क्या हम क्या जानते हैं इससे?
हमें पता है कि अ मैटर कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड। ओके, किसी भी केमिकल इक्वेशन में मैटर जो हमारा है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है। केमिकल इक्वेशन में हमारा जो मैटर है वो रिएक्शन से पहले जितना था उतना ही रिएक्शन के बाद रहता है। ठीक है, वो चेंज नहीं होता है कि पहले थोड़ा है बाद में ज़्यादा हो गया या ज़्यादा था बाद में कम हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो जितना हम डालते हैं रिएक्शंस में, रिएक्टेंट के फॉर्म में जितना यूज़ करते हैं उतना ही हमको प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलता है, ना कम ना ज़्यादा। ठीक है, तो ये हमारी है क्या है, लॉ ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर। ठीक है, अब अगर ऐसा है तो हमको एलएचएस में जितने हमारे एटम्स हैं उतने ही एटम्स आरएचएस में होने चाहिए। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक बैलेंसिंग देखेंगे। ये है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप ये वीडियो आज का पसंद आया होगा आप लोगों को। आप लोगों को जो मैं समझाना चाह रहा था समझ में आया होगा। अगर आप पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो चीज़ें नहीं समझ में आई हैं आप उनको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने आस पड़ोस में जितना हो सके फैलाइए, शेयर कीजिए, फ्रेंड्स को दीजिए, रिलेशंस को में शेयर कीजिए। थैंक यू।